नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायुगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र। पिछली दो वीडियो में हम नर जनन तंत्र के बारे में मुख्यतः बात कर चुके हैं कि जो स्पर्म प्रोड्यूशन है यानी स्पर्मोजेनेसिस है वो कैसे होती है, और हमने टेस्टिस यानी वृषण के अंदर की संरचना के बारे में देख लिया कि वृषण के अंदर कुछ खंड पाए जाते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें कुछ ट्यूब्स पाई जाती हैं जो स्पर्म का प्रोड्यूशन करती है, यानी स्पर्म जो है शुक्राणु है उनका निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम और जो बाकी की बची हुई स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज जान लेते हैं। कंप्लीट जो नर जनन तंत्र है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारी कुछ टेस्टिस हैं दो। इन टेस्टिस के बारे में हमने जान लिया है कि ये वृषण के अंदर कुछ खंड पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 250 होती है, यानी 250 होती है। अब 250 जो लोब्यूल्स हैं उनमें क्या होता है, स्पर्म जो फेरिस ट्यूब्स पाई जाती है यानी जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं वो पाई जाती है। उनकी संख्या 1 से 3 होती है। वो क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। लेकिन वहां पर जो शुक्राणु बनते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, वो केवल शुक्राणु का निर्माण करती हैं। आपने कभी शुक्राणु की स्ट्रक्चर देखी हो यानी स्पर्म की स्ट्रक्चर देखी हो तो वो कुछ इस तरह का होता है, यानी इसकी एक पूंछ होती है पीछे जो हिलती डुलती रहती है। अब यहाँ पर जो ये लोब्यूल्स हैं इनके अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं उनमें केवल स्पर्म का ये छोटा सा भाग डेवलप होता है। बाद में ये धीरे धीरे विकसित होता है और ये स्पर्म पूरा बन रहता है। अब हम जानेंगे वो स्ट्रक्चर कौन सी है। तो यहाँ से ये क्या हुआ, स्पर्म का प्रोड्यूशन हुआ, यानी जो छोटा स्पर्म है वो बन गया है। अब यहाँ से कुछ ट्यूब्स निकलेंगी क्योंकि इन्हें आपस में मिलना भी है और बाहर निकालना भी है उन स्पर्म को, तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स निकलेंगी। वैसे हमको इनकी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानना, इनके नाम के बारे में नहीं जानना कि ये ट्यूब्स का नाम क्या होता है। वैसे बता देते हैं, इनका नाम होता है ट्यूबली रेक्टी। अब ये जो ट्यूबली रेक्टी होती हैं, वैसे तो हमारी बुक में इनका नाम नहीं दिया हुआ है। अब ये आगे जाकर एक नेटवर्क बनाती है, यानी जो 250 लोब्यूल्स हैं उनसे सारी से ट्यूबली रेक्टी निकलेगी और ट्यूबली रेक्टी एक जगह पर आपस में मिल जाएगी, यानी वहां पर एक नेटवर्क बना लेगी, जाल बना लेगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस, या फिर इसको हम वृषण जाल भी कहते हैं। यानी नेटवर्क बना रही है, जाल के समान बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है, तो इनको हम क्या कहते हैं, रीटी टेस्टिस या वृषण जाल। यानी जितने भी लोब्यूल्स हैं उनसे जो स्पर्म बनी है, उनके अंदर कुछ नलिकाएं पाई जाती है, शुक्रजनन नलिकाएं, उनमें क्या बने, स्पर्म बने, शुक्राणु बने। अब उन शुक्राणुओं को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो जो 250 लोब्यूल्स होते हैं, 250 खंड होते हैं, उनकी जो ट्यूबली रेक्टी होती है वो आपस में मिलती है एक स्थान पर। वहां पर जाल की जैसे एक स्ट्रक्चर बन जाती है। उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, रेक्टिटेटिस कहते हैं या फिर वृषण जाल कहते हैं। अब ये जो है जो शुक्राणु है वो आपस में मिल जाते हैं इस स्थान पर। अब इन्हें बाहर निकालना है, तो यहाँ से कुछ ट्यूब्स निकलेंगी। जो शुक्राणु यहाँ पर मिले हैं सारे लोब्यूल से आकर, वो बाहर निकलेंगी और ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेंगी। ये जो बाहर निकलती हुई नलिकाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दर्शा लेते हैं, वासा एफ्रेंटा, वासा एफ्रेंटा। अब इनका नाम याद करना बहुत आसान है। ये बाहर निकल रही हैं, ये जो नलिकाएं हैं वो स्पर्म को लेकर, यानी जो अंदर शुक्राणु बने हैं उनको लेकर बाहर निकल रही है, यानी एग्जिट हो रही है। तो इनको इसे याद रख सकते हैं, एफ्रेंटिस। या फिर अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ होगा शुक्रवाहिका। यानी क्या होता है, ये लोब्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, इनमें शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, स्पर्म का प्रोड्यूशन करती है, यानी शुक्राणु का निर्माण करती है। अब वो शुक्राणु जब निर्मित होते हैं, इसकी पूरी संरचना के बारे में जान लिया है कि कहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, तब ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं ये स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। उसके बाद में ये यहाँ से एक नलिका निकलती है छोटी सी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूबली रेक्टी। अब ट्यूबली रेक्टी आगे जाकर यहाँ पर 250 लोब्यूल्स में 250 ट्यूबली रेक्टी पाई जाएंगी। अब ये जाकर यानी सब क्या बनाएंगी, शुक्राणु बनाएंगी। अब शुक्राणुओं को सारों को मिलना है और एक ही नलिका में से होकर निकलना है। तो जहां पर ये सारी मिलती हैं वहां पर एक नेटवर्क बन जाता है, एक जालिका बन जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वृषण जाल या रेटिटेस्टिस।
इसके बाद में हमने पढ़ा यहाँ पर जाल बन गए। अब सारे स्पर्म एक स्थान पर हो गए, जितने भी 250 लोब्यूल्स में जो स्पर्म बने हैं वो सारे एक स्थान पर हो गए। अब उनको निकलना है बाहर, यानी टेस्टिस से बाहर निकलना है। अब ये टेस्टिस से बाहर छोटी छोटी नलिकाओं में होकर निकलते हैं। इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंटा कहते हैं, यानी एग्जिट हो रही है तो वासा इफ्रेंटा। या फिर अगर हम इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होगा शुक्रवाहिका। अब ये बहुत सारी निकल रही हैं, अब इनको एक ही ट्यूब में से होकर गुजरना है। तो यहाँ पर ये सारी यहाँ पर जब आती हैं तो एक ट्यूब बना लेती हैं। ये जो ट्यूब होती है ये बहुत घुमावदार होती है, यानी इतनी ज़्यादा घुमावदार होती है। जैसे आपने छोटी आंत पढ़ा था तो छोटी आंत में कितनी घुमावदार पड़ी थी, उससे भी कुछ ज़्यादा ही घुमावदार होती है। बहुत महीन महीन ट्यूब्स पाई जाती है और उनका गुच्छा ऐसे लिपटा हुआ होता है यहाँ पर। इनको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमस। और इसे हिंदी में कहते हैं अधिवृषण, यानी वृषण के ऊपर पाया जा रहा है, डिडाइमस के ऊपर पाया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस आपको मतलब समझ में आ गया। ये जो होता है इसका काम होता है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यानी जब हम जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से गोनाडोट्रोपिन आता है, एलएचएस आता है। वहां पर जो एलएच आता है वो किसको डालता है, जो लेडिक सेल्स होती है उन तक हार्मोन पहुंचाता है। लेडिक सेल्स टेस्ट्रोजन बनाती हैं, जिसके कारण वो जो स्टेम सेल हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म बनाती हैं। अब वो जो क्रिया है वो लगातार चलती रहती है। अब जब टेस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये रोजाना चलती रहती है। यानी जो स्पर्म है इन लोब्यूल्स में रोजाना बनते हैं और ये रोजाना बनकर जाते कहाँ हैं, एपिडिडाइमस में। अब जो स्टोरेज है, आगे जो भी नलिकाएं होंगी वो सीधी होंगी और यहाँ पर बहुत सारा गुच्छा होता है। तो ये जो एपिडिडाइमस करता है, ये करता क्या है, यहाँ पर जब बहुत सारा गुच्छा होता है और स्पर्म लगातार प्रोड्यूस होता रहता है तो यहाँ पर ये स्टोर कर लिया जाता है। यानी स्पर्म तो रोजाना बन रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड बार बार हो। जरूरी नहीं है कि जितने ही स्पर्म बन रहे हैं उनका एजुकेशन हो। तो वो वहां पर क्या होता है, जब एजुकेशन नहीं होता है, जब बाहर नहीं निकलते हैं स्पर्म, तो क्या होता है, ये जो एपिडिडाइमस होती है, अधिवृषण होता है, इसमें स्पर्म का स्टोरेज कर लिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एपिडिडाइमस में ये जो स्पर्म है ये मैच्योर भी होते हैं। यानी अभी हमने बात की थी कि जो स्पर्म होते हैं उनके पीछे टैल होती है। वो टैल कैसे घूमती होती है, हेलीकॉप्टर की जो पंखा घूमता होता है ना, उसी तरह से ये टैल ऐसे ऐसे घूमती रहती है। अब ये हमने बात की, जो स्पर्म है इसका ऊपर का जो पार्ट है वो तो बनता है स्टेम सेल से। स्टेम सेल दो भागों में बंटती है, एक तो अपना स्टेम सेल वापस से बना लेती है और एक बना लेती है स्पर्म सेल। अब ये जो स्पर्म सेल है ये कहाँ पर आती है, इस नेटवर्क में आती है। फिर ये जो वासा एफ्रेंटा है इसके पास जाती है। अब ये जाती है अधिवृषण में, एपिडिडाइमस में। अब ये जो एपिडिडाइमस में है यहाँ पर 72 घंटे रहती है। यानी 72 घंटे तो जो स्पर्म है वो रहता ही रहता है, उससे ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन 72 घंटे तो रहता है। 72 घंटे क्यों रहता है, क्योंकि जो स्पर्म है उसको मैच्योर करना है। मैच्योर कौन करता है, एपिडिडाइमस करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दूसरे पेन बना लेते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी टेस्टिस, जिसे हम वृषण कहते हैं। दूसरा हम बांट सकते हैं एसेसरी ग्लैंड्स में और ट्यूब्स में। पहले क्या लिखे, ट्यूब्स लिख लेते हैं, एसेसरी ट्यूब्स में। और तीसरा हम बांट सकते हैं एसेसरी ग्लैंड्स में। अब ये तो हमको पता है जो प्राइमरी होता है यानी टेस्टिस होता है उसका क्या होता है, वो करता है स्पर्म प्रोड्यूस, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और ये जो एसेसरी ट्यूब्स होती हैं इनका काम केवल इतना होता है कि ये जो है वो स्पर्म को स्टोर करके रखती है और उसके साथ ही केवल ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोब्यूल्स हैं उनके अंदर क्या बन रहा है, स्पर्म सेल बन रहा है। तो हमारी टेस्टिस तो हो गई
जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो, उसके बाद में एसेसरी ट्यूब्स यानी जो ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रही हैं। टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, अब टेस्टिस से स्पर्म बाहर कैसे जा रहा है, वो जो पूरा पथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसेसरी ट्यूब्स कहते हैं। जैसे ये टेस्टिस हो गई, उसके बाद में इन स्पर्म को बाहर कौन निकालता है, इन स्पर्म को बाहर निकालता है वासा इफ्रेंटिया यानी शुक्रवाहिका। तो यहाँ पर हम एसेसरी ट्यूब्स में लिख देते हैं, पहली ट्यूब हो गई हमारी वासा इफ्रेंटिस। उसके बाद में क्या होता है, वासा इफ्रेंटिस जाकर बाहर जाती है टेस्टिस से, तो वहां पर एक संरचना बना लेती है यानी एक नलिका बना लेती है, ये वाली नलिका बना लेती है। इसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमस यानी अधिवृषण। तो यहाँ पर ये भी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, स्टोर कर रही है और ट्रांसपोर्ट कर रही है। यहाँ पर जो वासा इफ्रेंटिया से स्पर्म आए हैं उन्हें आगे जो ट्यूब आएगी वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रहे हैं और स्टोरेज का काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा नाम लिख देते हैं एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस के बाद में क्या होगा, एपिडिडाइमस तो स्टोर करने का काम करती है और उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और यहाँ पर ये बहुत पतली ट्यूब होती है और ये बहुत घूमी हुई ट्यूब होती है। अब यहाँ पर एक और ट्यूब आती है जो इस पर स्पर्म को लेकर जाती है ऊपर सीधे। यहाँ पर हमको पता है क्या पाया जाता है, हमारा यूरेन सिस्टम पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यानी जो मूत्र का स्टोरेज करता है मूत्राशय, वो हो गया ये हमारा। अब हमको पता है कि जो मेल होते हैं उनमें यूरिनरी सिस्टम और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काफ़ी मिले जुले हुए होते हैं, यानी एक दूसरे में मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका बड़ा डायग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हो गई हमारी टेस्टिस, दो टेस्टिस हो गई, इसमें हमने स्पर्म बना भी लिया है, स्पर्म कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लिया है, और बाहर कैसे निकलता है, इसके अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें कैसा कैसा नेटवर्क पाया जाता है, कैसे वो ट्यूब्स बाहर आती हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम एपिडिडाइमस बना देते हैं, ये हमारा एपिडिडाइमस यानी अधिवृषण हो गया। अधिवृषण का कार्य तो आपको पता ही है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है और स्टोरेज का काम करती है, यानी ये कैसी है, एसेसरी ट्यूब्स है। अब यहाँ से एक और ट्यूब निकलती है, ये जाती है सीधे ऊपर। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस का मतलब शुक्रवाहक। अब यहाँ पर हम एक यूरिनर ब्लैडर बना लेते हैं, ये मान लो यूरिनर ब्लैडर हो गया। अब ये यूरिनर ब्लैडर आगे जाता है, यूरिथ्रा बनाता है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। अब ये आगे जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ये यूरिथ्रा सीधे नहीं खुलता है, यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम पिनस कहते हैं। तो यहाँ पर एक मस्कुलर ऑर्गन बना लेते हैं। उससे पहले हम वासा डिफरेंस को समझ लेते हैं, ये जुड़ी कैसे होती है। ये अब इससे सीधी नहीं जुड़ी होती कि ये वासा डिफरेंस जो है वो सीधे यूरिन से जुड़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो यूरिन है उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच 6 होता है, यानी वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है यूरिन। अब जब यूरिन बाहर निकालते हैं हम यूरिथ्रा से, तो यूरिथ्रा में कुछ कुछ यूरिन रह जाता है, कुछ तो कण रहते ही होंगे। तो यहाँ पर जो पीएच है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, यानी जो पीएच है वो एसिडिक नेचर में हो जाता है। अब जब ये स्पर्म यानी जो वासा डिफरेंस है वो सीधे जुड़ी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पर्म निकलेंगे, और स्पर्म जब निकलेंगे, स्पर्म यहाँ पर निकलेंगे, और स्पर्म जब निकलेंगे तो यहाँ पर उनको कैसा मिलेगा, एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा। तो जो स्पर्म होते हैं वो वैसे ही काफ़ी छोटी कोशिका होती है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो जब उन्हें एसिडिक नेचर मिलता है तो वो वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है इसमें कुछ पदार्थ मिलाना, जो नेचर है यहाँ पर, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको उदासीन कर दें, न्यूट्रल कर दें। यानी ये जाएगा सीधे ग्लैंड के पास। अब ग्लैंड अपना सिक्रेशन डालेगा और वो कुछ एल्कलाइज सिक्रेशन डालेगा, यानी क्षारीय सिक्रेशन डालेगा। अब जब क्षार यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा,
जो यूरिथ्रा में एसिडिक नेचर है वो वहां पर क्षार के साथ क्रिया करेगा और उदासीनी अभिक्रिया के द्वारा वहां पर जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और स्पर्म हमारे बाहर आ सकते हैं। अब ये वासा डिफरेंस है, ये बिल्कुल सीधे नहीं जुड़ी होती है, ये आती है ये जो यूरिथ्रा ब्लेडर होता है इसके ऊपर से, इस तरह से। अभी हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी ट्यूब्स के बारे में जान लिया, ये क्या करती हैं। अब जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है, अब आपका कार्य, इनका कार्य आपको समझ में आएगा। जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है वो क्या करती है, इस पर जो सीमेन होता है उसको बनाने में मदद करती है। आपको पता होना चाहिए कि जो सीमेन आता है उसमें से जो स्पर्म होते हैं वो केवल 10% होते हैं और बाकी का जो 90% होता है वो उल्टी सीधी जो ग्लैंड होती है उनसे सिक्रेशन बाहर आता है। अगर हम उन ग्लैंड्स की बात करें, उनके नाम की, तो यहाँ पर उनका नाम लिख लेते हैं सीमिनल वेसिकल, यानी जो शुक्राशय होता है उसको हम इंग्लिश में सीमिनल वेसिकल कहते हैं। अगला है प्रोस्टेट, इसको हिंदी में प्रोस्टेट कहते हैं, और एक और दूसरा नाम है पुरस्थ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, वैसे तो हिंदी में भी प्रोस्टेट कहा जाता है लेकिन हम इसको पुरस्थ भी कहते हैं। और तीसरी ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है, बल्ब का मतलब कंद और यूरिथ्रल का मतलब मूत्र पथ। तो जो बल्बो यूरिथ्रल है उसका नाम क्या हो गया, कंद मूत्र पथ ग्रंथि। तो ये 3 ग्लैंड्स होती है, इनसे कुछ सिक्रेशन बाहर निकलता है जो स्पर्म के साथ जुड़ जाता है और वहां पर बना लेता है सीमेन। तो आपको याद रखना है जो सीमेन होता है उसमें 10% केवल क्या होते हैं, 10% केवल स्पर्म होते हैं और जो बाकी का 90% है वो इन तीनों ग्रंथियों से उनका स्त्रावी पदार्थ बाहर आता है। अब उनमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, अभी केवल इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली ग्लैंड हमने क्या पढ़ी, सबसे पहली ग्लैंड हमने पढ़ी सीमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय। तो ये जो शुक्राशय होता है ये इसके बिल्कुल पास में पाया जाता है और पत्ते के आकार का होता है। यहाँ पर इसको हमने क्या कहा है, सेमिनल वेसिकल। अब इसको हम याद रख सकते हैं स्माइल से, सेमिनल वेसिकल को हम याद रख सकते हैं स्माइल से, तो यहाँ पर हम इसको स्माइल से याद रखेंगे। अब मान लो ये जो स्पर्म है, यहाँ से स्पर्म है वो काफ़ी मात्रा में बाहर निकलते हैं। हमने कल भी बात की थी कि जो स्पर्म होते हैं वो 1-2 संख्या में नहीं होते हैं, वो संख्या में होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में होते हैं। तो यानी यहाँ पर हम समझ सकते हैं उनको बारात के समान। तो ये बारात जो है वो कई जगह चल के आती है, यहाँ पर लोब्यूल्स में बनती है, यानी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं लोग, स्पर्म जो है वहाँ पर नेटवर्क में इकट्ठे होते हैं। अब ये इफ्रेंटिस यानी जो गली गली है, पतली पतली गली है, उनके द्वारा बाहर निकलती है। अब ये रोड घुमावदार रोड है, इसको हमने क्या कहा है, एपिडिडाइमस का है। एपिडिडाइमस में स्टोर होती हैं वहां पर, यानी उनको वस्त्र वगैरह पहनाए जाते हैं, उनको मैच्योर किया जाता है जो स्पर्म होते हैं, और फिर ये जाते हैं वासा डिफरेंस के द्वारा, यानी बहुत लंबा पथ शुरू करते हैं और फिर पहुंचते हैं सीधे जो यूरिथ्रा ब्लेडर है उसके ऊपर से। यानी तब तक तो जो हमारे स्पर्म है वो काफी थक आ चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो रोड है वो पार किया है, तो जो स्पर्म है वो काफी थक चुके हैं। तो यहाँ पर जो स्पाइली जो वेसिकल है, स्मेनिवली वेसिकल है, इसको हमने याद रखा है स्माइल से। तो जो बारात आएगी तो उसका स्वागत कैसे करेंगे, स्माइल से करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी ग्लैंड आएगी, स्माइली वेसिकल। यानी जब सबसे पहले बारात आएगी तो यहाँ पर स्माइल करके ये जो वेसिकल्स हैं ये पड़ी हुई होंगी। अब जब वो इतना लंबा रास्ता तय करके आई हैं तो उन्हें भूख भी लगेगी, तो ये जो स्माइली वेसिकल होती हैं ये हंसते हुए क्या करती हैं, इनको भोजन प्रदान करती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्म होती है उनको जो भोजन होता है वो सबसे अलग चाहिए होता है। यानी हम जो भोजन सामान्य रोटी दाल खाते हैं उनको वो नहीं चाहिए, उनको कुछ अलग चाहिए, क्योंकि बारात आई है। तो वहां पर जैसे कि हम हमारे जो शरीर की सारी सेल्स होती हैं उनको तो भोजन के रूप में क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो स्पर्म है उनको ग्लूकोज नहीं चाहिए होता है, इनको भोजन के रूप में थोड़ा बड़ा आहार होना चाहिए। वो आहार कौन सा होता है, फ्रैक्टोज होता है।
यानी यहाँ पर जो स्पर्म आएंगे बड़ी दूर रास्ते तय करके आएंगे तो वहां पर थक जाएंगे, तो ये जो सेमिनल वेसिकल होती है ये स्माइल करते हुए यहाँ पर फ्रैक्टोज इन्हें प्रदान करेंगी, यानी स्माइल करके इन्हें भोजन देंगी। और भोजन भी सामान्य नहीं होगा, यानी ग्लूकोज नहीं होगा, वो भोजन कैसा होगा, फ्रैक्टोज होगा। यानी यहाँ से वासा डिफरेंस में जो स्पर्म आ रहे हैं वो काफ़ी बड़े दूर थक हार के आए हैं, तो इन्हें ये जो स्माइली वेसिकल है ये स्माइल करके क्या करेंगी, क्योंकि बारात के जो स्वागत है वो कैसे किया जाता है, स्माइल करके किया जाता है। और यहाँ पर भोजन के रूप में उन्हें थोड़ा बड़ा भोजन दिया जाता है, यानी थोड़ा अच्छा भोजन दिया जाता है। वो भोजन कौन सा होता है, फ्रैक्टोज होता है। अब ये जो स्पाइनल वेसिकल है इसकी ट्यूब निकलेगी और वासा डिफरेंस में घुसेगी। अब ये जो वासा डिफरेंस है ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। अब हम इसको एक अलग नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आगे लेते हैं क्योंकि एक और ग्लैंड पाई जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली नहीं है, ये वाली एक ट्यूब है, डक्ट बनी है मोटी, इसको हम क्या कहते हैं, इजैक्युलरी डक्ट। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इस पूरे सिस्टम को, ये कैसे कैसे होता है। इजैक्युलरी डक्ट बनती है, यानी जो वासा डिफरेंस आया है उसमें स्माइली वेसिकल होता है उसकी डक्ट मिल जाती है, उसमें फ्रक्टोज होता है और भी काफ़ी कुछ पदार्थ होते हैं वो उसको मिल जाते हैं। और वहाँ पर वो जो ट्यूब होती है, डक्ट होती है, वासा डिफरेंस प्लस जो स्पाइनल वेसिकल की डक्ट होती है वो जब आपस में जुड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं इजैक्युलरी डक्ट। अब इजैक्युलरी डक्ट में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज आ गया, यानी जो स्पर्म का भोजन है, बारात का भोजन है वो आ गया। अब ये घुसेंगी यूरिथ्रा के अंदर, ये जो यूरिथ्रा पाई जाती है इसके अंदर घुसेंगी। अब जब ये अंदर घुसती हैं तो ये बिल्कुल सीधे नहीं घुसती है, यहाँ पर एक और ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पर एक और ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो सेमिनल वेसिकल होती हैं ये दोनों तरफ पाई जाती है, यानी एक जोड़ी होती है, अर्थात संख्या में 2 होती है। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहाँ पर पाई जाती है, यूरिथ्रा में पाई जाती है। अब यूरिथ्रा तो एक ही होता है, तो इसका मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी संख्या भी 1 होगी। अब यहाँ पर जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसके द्वारा जो सिक्रेशन की जाएगी, उसके द्वारा जो स्त्रावण किया जाएगा वो भी किसके अंदर डाल दिया जाएगा, जो इजैक्युलरी डक्ट है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे कि इनके जो ग्रंथि होती हैं, ये जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूथ्रिल, उनसे कौन कौन से जो पदार्थ हैं, सिक्रेशन है वो डाले जाते हैं। अब इसमें कुछ कुछ सिक्रेशन तो मिल गई हैं, और जब लास्ट में ये जाता है तो यहाँ पर जो लास्ट की ग्रंथि बची हुई है बल्बोयूरिथ्रिल, ये मिल जाती है। तो इनको हम लिख सकते हैं बल्बोयूरिथ्रिल। अब बल्बोयूरिथ्रिल जो भी सिक्रेशन करेगा वो सीधा डाल देगा यूरिथ्रा में। अब उसको पता लग जाता है, ये आपस में सारी कनेक्टेड होती हैं। जब स्पर्म आती है यहाँ से, जब ये सेमिनल वेसिकल को पता लगता है तो ये सब तक पहुंचा देता है कि स्पर्म जो है वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपने सिक्रेशन पहले ही डाल देते हैं। और इसके अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको सिंपल कर देते हैं, यानी जो न्यूट्रल एनवायरनमेंट है उसमें बदल देते हैं। अभी तक जो समझा है वो समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो टेस्टिस होती हैं उनमें स्पर्म प्रोड्यूशन होता है। स्पर्म प्रोड्यूशन कहाँ पर होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, जो शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, इसमें लोब्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, उनमें होता है। अब वो शुक्र जनन नलिकाएं जब स्पर्म का बना लेती हैं, शुक्राणु बना लेती हैं, तो सभी अपनी अपनी ट्यूब्स बाहर निकालती हैं और यहाँ पर एक नेटवर्क बना लेती हैं। अब नेटवर्क में क्या होता है, सारे स्पर्म जो हैं, जितने भी लोब्यूल्स हैं उनसे जितने स्पर्म बने हैं वो सारे आ जाते हैं। अब सारे आ जाते हैं, सारे बाहर निकलते हैं। ये बाहर निकलने वाली जो ट्यूब्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंटिस कहते हैं। अब इसको याद कैसे करें, ये बाहर जा रही है, टेस्टिस से बाहर जा रही है, एग्जिट हो रही है, तो इसको हम याद रख सकते हैं इसे इफ्रेंटिस, यानी वासा इफ्रेंटिस, जिसे हम शुक्रवाहिका कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग याद कर लो, इंग्लिश मीनिंग याद करो, कोई सा भी। शुक्रवाहिका बाहर निकली। अब शुक्रवाहिका जो है वो बहुत सारी होती हैं, जितना नेटवर्क होता है उतने सारे बाहर निकालने हैं, तो यहाँ पर पतली पतली जो ट्यूब्स होती है वो सारी बाहर निकल आती है। उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ी ट्यूब बन जाती है, थोड़ी बड़ी ट्यूब बन जाती है उनके मुकाबले, उसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस, यानी अधिवृषण। अब ये जो एपिडिडाइमस यानी अधिवृषण होता है, ये जो ट्यूब्स होती है बहुत घुमावदार होती हैं, बहुत ज़्यादा घुमावदार। इसमें क्या होता है, जब तक एजुकेशन नहीं होता है
तब तक जो हमारे स्पर्म प्रोड्यूसन हुआ है वो इसमें स्टोर होते हैं और इसी में मैच्योर होते हैं। अब जो एपिडिडाइमस है उसमें जो स्पर्म आए हैं वो मैच्योर हो गई, यानी उनकी जो टेल नहीं थी वो एपिडिडाइमस ने लगा दी, अब वो फिरने लग गई, यानी जो स्पर्म सेल हैं वो अब बह नहीं सकते हैं। पहले तो यहाँ पर जो स्पर्म बन रहे हैं तो वो बह कर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब एपिडिडाइमस में आते हैं तो वहाँ पर वो उनको मैच्योर कर देता है, उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, उनको अच्छे से तब्दील कर देता है, बिल्कुल तैयार कर देता है। जो भी बारात आ रही है उनको सबको सजा कर देता है। अब यहाँ पर स्टोर रहते हैं जब तक सारे नहीं मिल जाते हैं, जो स्पर्म है जब तक सारे बाराती नहीं आ जाते हैं तब तक जो बारात है वो नहीं जाती है, यानी जो स्पर्म है उनका स्टोरेज होता रहता है। अब जब एजुकुलेशन होता है, यानी जब सारी निकलने लगती हैं तो यहाँ से सारी निकलती है एक ट्यूब से। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वासा डिफरेंस कहते हैं। ये काफ़ी लंबी ट्यूब होती है क्योंकि टेस्टिस से ये जाती है यूरिथ्रा ब्लेडर तक, और यूरिथ्रा ब्लेडर के ऊपर से होकर ये वासा डिफरेंस नीचे वापस से जुड़ती है यूरिथ्रा के पास। अब ये वासा जो डिफरेंस है वो ऊपर से आ रही है। अब ऊपर से आ रही है तो ये काफ़ी थक गई है क्योंकि इतना बड़ा रास्ता तय किया है। जो एपिडाइमस है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो उसका जितना भी रास्ता कंप्लीट किया है तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो बाराती हैं वो काफ़ी थक जाते हैं। तो जब थक जाते हैं तो ये जो सेमिनल वेसिकल होते हैं ये इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी होती है, सेमिनल वेसिकल। तो जो सबसे पहले जो गेट पर खड़े होते हैं वो स्माइल के साथ उनको भोजन परोसते हैं। अब यहाँ पर हमने स्पर्म को क्या माना है, बारात माना है, तो बारात को जो सामान्य भोजन होता है वो थोड़ा ना दिया जाता है, उनके लिए अलग से स्पेसिफिक फूड आता है। उस फूड का नाम क्या है, फ्रक्टोज है। यानी हमारी जो शरीर की सभी कोशिकाएं हैं उनको तो क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, प्लस में ऑक्सीजन चाहिए, क्या करने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्म है उनकी जो पीछे की टेल घूमती है पंखड़ी के रूप में, वो जब घूमती है तो उनको अलग से भोजन चाहिए, वो होता है फ्रक्टोज। तो यानी जो सेमिनल वेसिकल हैं वो फ्रक्टोज यहाँ से देते हैं और वासा डिफरेंशिया यहाँ पर लेती है। तो यहाँ पर थोड़ी मोटी ट्यूब बन जाती है, इसको हम कहते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। तो अब तक समझ में आया कि जो स्पर्म है वो सारे बने और एक जो ग्लैंड है उसका सिक्रेशन उसमें डल चुका है और एजुकुलेटरी डक्ट है वो बन गई है। अब एजुकुलेटरी डक्ट सीधे जाएगी यूरिथ्रा के पास, क्योंकि जाना तो इसके जो सीमेन है वो बाहर कहाँ से निकलता है, ये जो यूरिथ्रा है इसके माध्यम से ही बाहर निकलता है। यहाँ पर जब ये जुड़ती है, जहाँ पर ये यूरिथ्रा के साथ जुड़ती है वहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यानी हिंदी में भी इसका नाम प्रोस्टेट है, वैसे कई कई जगह पुरस्थ लिखा होता है। अब इस प्रोस्टेस्ट को जो भी सिक्रेशन डालनी है वो यूरिथ्रा के अंदर डाल देगा। जब एजुकुलेटरी डक्ट के माध्यम से जो सीमेन आएगा, वो जब आएगा तो यहाँ पर प्रोस्टेट है वो अपना सिक्रेशन डाल देगा और इसके साथ ही यहाँ पर जो बल्बो यूरिथ्रल है इसके पास भी सूचना पहुँचा देगा कि सीमेन आ रहा है, तो ये भी अपना सिक्रेशन यहाँ पर डाल देता है। अब ये जो यूरिथ्रा है ये आगे जाकर पिनस के रूप में बदल जाता है। ये जो पिनस होता है ये आगे से थोड़ा फूला हुआ होता है। तो यहाँ पर हम इसके एंडिंग तक इस यूरिथ्रा को बना लेते हैं। अब इस पिनस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो लास्ट में जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर जो ग्लैंड जुड़ी हुई होती है बल्बो यूरिथ्रल, यहाँ पर बांट सकते हैं। इसको हम कहते हैं रूट ऑफ द पिनस, यानी जो पिनस है वहां से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में ये जो लंबा बेलनाकार भाग होता है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द पिनस, और आगे का ये जो फुला हुआ भाग है इसको हम कहते हैं ग्लांस ऑफ द पिनस। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम थोड़ा साइड व्यू देख लेते हैं। आगे से देखने में पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन जब हम साइड व्यू बनाएंगे तो उसमें हमें टेस्टिस केवल एक ही दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हम टेस्टिस मान लो दिखाएं, साइड व्यू दिखाएं, तो ये हमारा टेस्टिस हो गया। अब एक टेस्टिस है उसके पीछे। अब इस टेस्टिस में क्या होता है, लोब्यूल्स पाए जाते हैं, वो जनरेट करते हैं, वासा एफरेंटस निकलती है, उसके बाद में एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस बदल जाता है किस में, वासा डिफरेंस में, यानी शुक्रवाहक में। अब ये शुक्रवाहक में बदल गया। अब ऊपर हम बना लेते हैं यूरेन सिस्टम, यानी जो यूरिथ्रा ब्लेडर है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर पाया जाता है हमारा यूरिथ्रा ब्लेडर। इसको लाइट कलर में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हमारा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये इसका पार्ट नहीं है। अब ये जाता है यूरिथ्रा ब्लेडर के पीछे से और आगे जाकर इस तरह से ये नलिका निकलती है। अब हमें पता है यहाँ पर एक
ग्लैंड पाई जाती है, इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। अब ये बहुत थक गए हैं तो सेमिनल वेसिकल क्या करेगी, हंसकर स्वागत करेगी, स्माइल करेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। याद करने के लिए केवल सेमिनल वेसिकल को नाम याद कैसे करें, ये जब ये आते हैं थक कर तो यहाँ पर स्माइल के साथ इनका स्वागत करती है और इसके साथ ही यहाँ पर इनको भोजन देती है, और वो भी भोजन स्पेसिफिक भोजन होता है, यानी कोई ऐसा नॉर्मल भोजन नहीं होता है, स्पेसिफिक भोजन होता है। अब ये भोजन इसमें ये जो वासा डिफरेंस यहाँ से जाती रहती है तो इसमें डाल देता है। अब जब ये इसमें जुड़ता है तो ये बना लेता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गई। अब क्या किया जाता है, इसके बाद में यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि में मिलती है, यानी यहाँ पर ये जो वासा डिफरेंस है, ऐसे अभी तो हमने इसको क्या बना दिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट बना दिया क्योंकि इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर पाई जाती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पर ये यूरिन जो है, यूरिथ्रा है, वो इसके अंदर घुसता है, यानी जब इजैक्यूलेटरी डक्ट इसके साथ जुड़ती है, यूरिथ्रा के साथ जुड़ती है, तो वहाँ पर एक जो ग्लैंड है वो पाई जाती है, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अपना सिक्रेशन डाल देती है, तो यहाँ से हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो शुरू हो गया है। ये तो हमारा क्या है, यूरेन सिस्टम है। अब यूरेन सिस्टम में यहाँ पर तो हमारा वासा डिफरेंस जुड़ा नहीं है, तो इसको तो हम यहाँ पर बना नहीं सकते हैं। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हमने डार्क कलर में दर्शाया है। ये जो लाइट कलर है ये क्या है, यूरेन सिस्टम है, और यूरेन सिस्टम में यहाँ पर हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी जुड़ गया है, तो इसको हम डार्क कलर से दर्शा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है एक पीछे उधर साइड पाई जाएगी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो अपना सीक्रेशन डाल देंगी और जो सीमेन है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर सीमेन बन जाएगा और वो डाल दिया जाएगा यूरिथ्रा में, तो ये यूरिथ्रा हमने दर्शा दिया। इसके ऊपर पिनस की कवरिंग होती है, यानी यहाँ से थोड़ा फूला हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लांस ऑफ पिनस। तो ये हो गया हमारा साइड पोर्शन। ये हमने केवल सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है, कुछ ऐसा ही होता है हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसे भी दिखाया होता है, जैसे ये हमारा यूरेन सिस्टम है, उसके बाद में जब वासा डिफरेंस आती है, यह टेस्टिस है, वासा डिफरेंस जब आती है तो वो यहाँ से आती है और यहाँ पर उस तरह से, और यहाँ पर हमारा जो सीमेल वेसिकल है वो पाया जाता है, स्माइल कर रहा है। अब ये आपस में जुड़ जाता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है, तो यहाँ पर इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाएगी, ये यूरेन सिस्टम, ये वाला यूरेन सिस्टम, और यहाँ पर पाई जाती है हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो, और ये इसके साथ जुड़ जाती है। अब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू होता है और ये जो यूरिथ्रा है वो बाहर निकल आता है। तो ये थे हमारे सिंप्लीफाइड डायग्राम, यानी समझाने की दृष्टि से। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम कुछ मेन बात जान लेते हैं जो हमने पीछे छोड़ दी है। हमें पता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स पाई जाती है, यानी शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, यानी स्पर्मोजेनेसिस करती है, स्पर्म बनाती है, शुक्राणु बनाती है। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्म बनते हैं वो नॉर्मली सेल की तरह होते हैं, यानी गोल दिखाई देते हैं और वो बनते हैं, उनका मैच्योरेशन नहीं होता है, यानी वो बिल्कुल कमज़ोर सेल्स होती हैं। अब ये जाती हैं कहाँ पर, ये यहाँ पर नेटवर्क पाया जाता है उसमें जाती है और फिर बाहर निकल जाती है एपिडिडाइमस में। अब हमारा चालू होता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, अब एपिडिडाइमस में हमने पढ़ा है ये बहुत लंबी ट्यूब होती है और बहुत घूमी हुई ट्यूब होती है, कुंडलित ट्यूब होती है। अब कुंडलित नलिका है, इसके अंदर जो है काफ़ी स्पर्म जो है वो स्टोर हो सकते हैं। तो इस पर जो एपिडिडाइमस है वो एक तो काम करती है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, यानी ये जो स्पर्म बन रहे हैं इनका स्टोर करती है और 72 घंटे में उनको मैच्योर करती है। 72 घंटे में उनके जो पीछे टैल होती है उनको प्रोड्यूस करती है, यानी उनको मैच्योर करती है।
इसके साथ ही एपिडिडाइमस जो है एक और काम करती है। अब जब ये स्टोर कर रही है, अब धीरे धीरे रोजाना स्पर्म बन रहे हैं और रोजाना ये स्टोर कर रही है। अब जब ज़्यादा ही स्टोरेज हो जाती है, यानी स्पर्म ज़्यादा ही बन जाते हैं और एजुकेशन नहीं होती है, यानी स्पर्म बाहर नहीं निकलते हैं, तब हमारा जो एपिडिडाइमस है वो क्या करता है, इन स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। यानी जो स्पर्म सेल हैं जो पुराने हो गए हैं उनको मार देता है। ये कंडीशन कब होती है, जब एजुकेशन नहीं होता है तब। यानी जब एजुकेशन नहीं हो रहा है, स्पर्म बना रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं हो रहा है, यानी स्पर्म जो है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब हमारा जो एपिडाइमस है वो जो पुराने स्पर्म हैं उनको मार देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसमें एक बात तो आपको याद रखनी है, एपिडाइमस 3 काम करता है। स्टोरेज, जो स्पर्म है उनका स्टोरेज करता है, उसके साथ ही उनका डेवलपमेंट करता है, यानी उन्हें प्रोड्यूस करता है उनकी टेल को, और उसके साथ ही जो पुराने स्ट्रीम सेल्स हैं, सॉरी स्पर्म है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है यदि एजुकेशन नहीं होती है। उसके बाद में हमें बात करनी है सीमेन के बारे में। जो सीमेन होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि 10% केवल स्पर्म पाए जाते हैं और बाकी का जो 90% पाया जाता है वो अनाप जो ग्लैंड्स होती है उनका सिक्रेशन होता है। उनमें कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर अलग कलर में दर्शा देते हैं उन्हें। कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, एक तो सेमिनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट, तीसरी बल्बो यूरिथ्रल। तो ये 3 ग्लैंड्स होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब 10% तो जो है वो स्पर्म बनता है, और जो सेमिनल वेसिकल की अगर हम बात करें तो ये सीमेन का 60% बनाती है। यानी जो स्पर्म है जो हमारे मेनली काम करते हैं वो तो 10% है, और उनका जो भोजन है फ्रक्टोज वगैरह है जो सीमेन वेसिकल प्रोड्यूस करती है। फ्रक्टोज के अलावा भी कुछ और प्रोड्यूस करती है, लेकिन मेनली तो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज कितनी होती है, पूरे सीमेन का 60%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो स्पर्म का भोजन है, भोज्य पदार्थ है, वो कौन सा है, तो ये है फ्रक्टोज। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो सीमेन है या फिर स्पर्म है उसमें जो भोज्य पदार्थ फ्रक्टोज है वो किस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें आपको करना है सीमेन वेसिकल। यानी 10% तो स्पर्म हो गई और हमारा 60% हो गया सीमेन वेसिकल से जो सिक्रेशन आया है वो, यानी फ्रक्टोज। यानी 70% तो ये दोनों चीजें मिला लेती हैं। अब बाकी का जो बचा हुआ 30% है उसमें कुछ प्रोस्टेज का ग्लैंड है उसका सिक्रेशन होता है, और कुछ बल्बोयूरिथ्रल का होता है। अब इनका हमको परसेंटेज याद नहीं रखना है, हमें ये याद रखना है कि प्रोस्टेज क्या डालती है। सीमेन में डालती है कैल्शियम आयन, उसके साथ ही जो फास्फेट आयन है वो भी डालती है। यानी जो आयन का स्टोरेज है, जो स्पर्म में जो सीमेन है उसमें जितने भी आयन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके साथ ही जो सीमेन होता है उसका वाइटिश जो कलर होता है वो भी यही देता है, और उसके साथ ही उसमें जो स्मेल होती है वो भी यही प्रोड्यूस करता है। अब बल्बोयूरिथ्रल जो ग्लैंड है, जो कंद मूत्रपथ जो ग्रंथि है, उसका इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है। उसका काम ये है केवल म्यूकस रिलीज करता है। यानी जब सीमेन आता है, सॉरी सीमेन नहीं, अभी सीमेन बनानी है, स्पर्म आता है, तो स्पर्म आने के बाद में जो सीमेन वेसिकल है वो अपना जो फ्रक्टोज है उसमें डाल देगी। अभी भी सीमेन नहीं बना है। सीमेन ये जो चारों होते हैं उनके यदि उन्हें ऐड कर दें आपस में तब सीमेन बनता है। अभी केवल स्पर्म है और उसके अलावा फ्रक्टोज है, यानी उसका भोजन है। अब जब वो एजुकेटरी डक्ट बनाता है और उसके बाद जब प्रोस्टेट ग्रंथि में घुसता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो कैल्शियम फास्फेट आयन जो आयन का स्टोरेज है वो कर देती है, और उसके साथ ही उसको कलर दे देती है और स्मेल भी दे देती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, ये पूछा जा सकता है कि जो सीमेन का कलर और स्मेल होता है वो कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तो उसका आंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो बल्बोयूरिथ्रल जो लास्ट में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं ये केवल इतना काम करती है कि यहाँ से जो भी स्पर्म वगैरह जो कैल्शियम आयन वगैरह हैं उनके यूरिथ्रा के पथ को वहाँ पर म्यूकस रिलीज कर देती है, उसको चिकना बना देती है। और इन सभी के सिक्रेशन प्लस में स्पर्म को हम कहते हैं सीमेन।
आशा करता हूँ कि आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।